नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो चैनल है यूपीएससी सीएससी हिंदी, इस चैनल के माध्यम से हिंदी माध्यम जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराई जाती है यूपीएससी के लिए। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप लोग घर बैठे इसका सब्सक्रिप्शन ले लेकर के ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज में मिलेंगी। जो भी क्लास होंगी वो लाइव होंगी। लाइव टेस्ट एंड क्विज होंगे। पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड होगा और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और इसको डाउनलोड करके अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हूं मैं, मेरा नाम सुदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इसे आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। ये जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे मैं अपने सभी क्लास का लिंक और पीडीएफ शेयर कर देता हूँ जो आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। ये अनअकैडमी के यहाँ पे अनअकैडमी पे 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स आपको मिलेंगे। 100 से भी ज्यादा। एक मिनट। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए गाइड करेंगे, आपकी मदद करेंगे हर कदम पे, रोमन सैनी सर की अध्यक्षता में। ये सिलेबस है। सिलेबस यानी जो हर महीने यहाँ पे अपकमिंग कोर्सेज हैं जो शुरू होते रहते हैं अनअकैडमी पे। ये इतने कोर्सेज हैं जो चलते रहते हैं, हर महीने शुरू होते रहते हैं। आप जब चाहे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कभी किसी बैच का बैठ के इंतजार नहीं करना है कि इस महीने में ऑफलाइन क्लास की तरह इस महीने में बैच शुरू होगा तो हम जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमेशा नया कोर्स शुरू होता ही रहता है। यहाँ पे दो तरीके का प्लान है कोर्स को परचेज करने का। एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। प्लस कोर्स में क्या है, एक कंप्लीट रेगुलर कोर्स है यूपीएससी का। इसमें जीएस का प्रीलिम्स, जीएस का मेंस, ऑप्शनल पेपर, टेस्ट सीरीज और एसे, ये कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। इसका जो और इसके लिए आपको प्लस पे मिलेंगे डेली उसके लिए लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल। एक कंप्लीट कोर्स इस तरीके से कराया जाता है। इसका जो 12 महीने का चार्ज है, जो 1 ईयर का जो प्लान है, ये आपका 49,500 रुपए। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप SWADEEP, तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट में मिलेगा और आफ्टर डिस्काउंट आपकी फीस होगी 12 महीने की 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 24 मंथ का लेते हैं, यानी 2 साल का जो आपका प्लान है, 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 64,800 रुपए। तो ये इस तरीके का प्लान है। एक नया प्लान 36 महीने का भी है, 3 साल का। ये आपका 90,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 81,000 रुपए। कोड है स्वदीप SWADEEP। दूसरा जो प्लान है वो है आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस कोर्स वाली जो रेगुलर क्लास वाली ये चारों चीजें हैं, ये तो रहेंगी ही रहेंगी। इसके साथ आपको कुछ एडिशनल फीचर्स में मिलेंगे। जैसे आपको एक पर्सनल कोच दिए जाएंगे जो आपकी तैयारी पे पर्सनली निगरानी रखेंगे। आपको जहां भी कोई डाउट्स है, कुछ है, तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कराया जाएगा, वो उस पर ध्यान देंगे। पूरा आपका स्टडी प्लान के साथ तैयारी होगी। पूरे प्लान, पूरे साल का शेड्यूल रहेगा और पर्सनली फीडबैक भी आपको दिया जाएगा। ठीक है। और इसका जो 12 महीने का चार्ज है आइकॉनिक का, वो है 69,500। 1 ईयर का जो प्लान है 69,500। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे अनअकैडमी के, किसी भी कोर्स में, यूपीएससी हो या नीट जे या किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहें, आपके दोस्त मित्र कोई भी लेना चाहें, वो लेंगे और उनको आप एक कोड बता देंगे, कोड वो डालेंगे तो उनको फीस में 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो आफ्टर डिस्काउंट 12 महीने का इकोनिक का चार्ज हो जाएगा 62,550। 24 महीने का, 2 साल का 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 96,300 रुपए। तो ये प्लान है, बेहतर है 1 साल 2 साल का ले। और एक 3 साल का भी नया प्लान आया है उन बच्चों के लिए जो 12th में है और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो 3 साल के प्लान में भी एडमिशन ले सकते हैं। 1,41,000 उसका फीस है। और इसमें अगर वो इस्तेमाल करेंगे कोड, 10% डिस्काउंट 36 महीने का 1,26,900 रुपए। ये सारा प्लान, ये सारी चीजें। ठीक है। दूसरा एक और है कि यहाँ पे ऑप्शनल के लिए आप अलग से भी एडमिशन ले सकते हैं। ऑप्शनल का अलग से आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और ऑप्शनल का जो 12 महीने का चार्ज है, आपकी किसी भी ऑप्शनल में एडमिशन लेंगे 27,500 रुपए 1 साल के लिए। 1 ईयर का जो ऑप्शनल का प्लान है, कोड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर भी 10% डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट 12 महीने की फीस होगी 24,750 रुपए। अगर आप 24 महीने यानी 2 साल के लिए ऑप्शनल का फीस लेते हैं, 40,000 रुपए कोर्स का है। कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000 रुपए। ठीक है।
और अगर 3 साल के लिए आप लोग ऑप्शन लेते हैं 50,000 रुपए कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000 रुपए। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 साल या 2 साल में आप एडमिशन ले सकते हैं। एक नया यहाँ पे एक कॉम्बैट शुरू हो रहा है, एक ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट है, आप समझिए। और ये यूपीएससी के लिए, यूपीएससी सीएससी वालों के लिए है, जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन। और इसमें क्या है कि 1,000 लर्नर्स में होगा, लाइव होगा। और इसमें इस सबका परफॉर्मेंस आपका लाइव दिखाया जाएगा, सारी चीजें। डेट है 6 दिसंबर 2020, 20 दिसंबर 2020, 11 AM। ठीक है ना। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस पे क्या है, इस पे भी आपको एनरोल होने के लिए मेरे कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोड है स्वदीप, आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, आप इसमें एनरोल हो जाएंगे और आराम से आप इस कॉम्बैट को ज्वाइन करिए। और इसमें देखिए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो कॉन्टेस्ट होगा ये 45 मिनट का होगा, इसमें 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। और टोटल 13 कॉम्बैट होंगे और अल्टरनेटिव संडेज को होंगे हर 14वें दिन। अगर मान लीजिए आज संडे है, अगर आज हुआ तो अगले संडे को नहीं होगा, उसके अगले संडे को। ठीक है। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, अल्टरनेटिव संडे। और इससे रिलेटिव जो भी स्कोरिंग है सबको लाइव दिखाई जाएगी और इसके 6 सेक्शन होंगे। ठीक है ना। ये जरूर ध्यान में रखेंगे, जरूर आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे। इसमें प्राइज भी है, जो लोग फर्स्ट प्राइज इसमें आएंगे उनको एप्पल का मैकबुक मिलेगा, जो सेकेंड आएंगे एप्पल का आईपैड मिनी, जो थर्ड आएंगे एप्पल का एयरपॉड, और जो टॉप 100 रैंकर्स होंगे इसमें उनको 1,000 रुपए का अमेजन का वाउचर में मिलेगा। ठीक है। तो जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इससे फायदा ये है कि प्राइस तो मिलेगा ही, लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। ठीक है। सीखने को भी बहुत सारी चीजें, और ये सारी चीजें तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन करिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब ये है सोर्स, जो मैं आप लोगों को रोजाना सुबह 10:30 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो मैं आप लोगों के लिए हिंदी में लेकर के आता हूँ। उसका सोर्स ये है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, गवर्नमेंट की वेबसाइट। ये इतने सारे सोर्स हैं, इनमें से जिस दिन जो अच्छा मिलता है मैं वहां से लेकर के आता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो जो टॉपिक है आप लोग यहाँ पे देख लें। पहले सबसे पहले आज जो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लेकर के आया हूँ हिंदी में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आज का पहला टॉपिक है पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ। इसके बारे में सोर्स है पीआईबी, और जीव विज्ञान और पर्यावरण का ये मुद्दा है। ठीक। दूसरा है रेलवे का विद्युतीकरण, सोर्स इसका भी पीआईबी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। तीसरा है हिडन एपिडेमिक डायबिटीज, सोर्स द हिंदू, मुद्दा सामाजिक न्याय का। चौथा आर्टिकल है हमारा चीन नेपाल द्विपक्षीय सहयोग, ये भी द हिंदू का है और आईआर का मुद्दा है। और जो हम लोग पांचवा पढ़ेंगे वो है विश्व एड्स दिवस। ठीक है। 2020, सोर्स है पीआईबी, शासन व्यवस्था। और जो हम छठा आर्टिकल पढ़ेंगे आज का, गैर कानूनी धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश सरकार का अध्यादेश, सोर्स है द हिंदू और मुद्दा है भारतीय राजनीति का। ठीक है। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, एक एक करके हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा होगा, ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, चीजें आप लोग को ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहला टॉपिक है हमारा पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ के बारे में। आप इमेज में देख सकते हैं, यही है वो कछुआ जिसका नाम है पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ। यह है उसका इमेज, आप चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है कि अभी इसको बचाया गया असम के मछली बाजार से। क्या है, ध्यान से पढ़िए, क्यों ये चर्चा में है। हाल ही में असम के सिलचर में मछली बाजार से पीकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ को बचाया गया है। असम का जो असम में एक जगह है सिलचर, वहां पे जो मछली बाजार है जहां पे लगता है, वहीं से इस कछुए को बचाया गया। क्यों, क्या, ध्यान से देखिए। ये जो कछुआ है इसका वैज्ञानिक नाम है निल्सोनिया हर्म। जो पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, निल्सोनिया हर्म। इस कछुए की विशेषताएं क्या है। इस कछुए का सिर बड़ा, निचले थूथन के साथ हल्के एवं अंडाकार पृष्ठवर्ग में, जो कभी कभी पीले रंग के साथ गहरे काले रंग का भी होता है। आप देख सकते हैं ये इमेज में क्या कह रहा है यहाँ पे, कि ये इस तरीके का है। आप देख सकते हैं हल्के पीले के साथ गहरे काले रंग का भी होता है ये कभी कभी। तो जरूर ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है सिर एवं अंग का रंग ओलिव ग्रीन होता है। आपने देखा अभी पीछे मैंने दिखाया इस तरीके का। और सिर विशेषकर आंखों के पीछे एवं थूथन के आगे, थूथन यानी उसका जो मुंह का भाग है, गहरे रंग के निशान और बड़े पीले या नारंगी धब्बे भी बने होते हैं।
और जो इसमें नर कछुए होते हैं वो मादा की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लंबे व मोटे होते हैं, इस प्रजाति के जो कछुए होते हैं। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। अभी इसको असम के मछली बाजार से बचाया गया है। अब ये प्रजाति पाई कहाँ कहाँ जाती है ये ध्यान में रखिए। पर्यावास इस कहाँ कहाँ, यह प्रजाति भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तक ही सीमित है। ठीक है, भारत में, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ही पाया जाता है। और भारत में यह उत्तरी एवं मध्य भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है इस कछुए की प्रजाति। और ये कहाँ, नदी में, नालों में, झीलों में और तालाबों के तल में कीचड़ या रेत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जरूर बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, इसलिए मैं कह रहा था आसान शब्दों में नोट्स है, ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनते जाएंगे, क्लास बाद पीडीएफ भी पढ़ेंगे, आसानी से समझ में आएगा। क्या कह रहा है, इसके लिए खतरे क्या हैं? इसके मांस एवं कैलिपी के लिए इन प्रजातियों का अत्यधिक शिकार किया जाता है। कैलिपी सैल खोल आवरण का बाहरी कटिलेजिनस रिम, ठीक है, कटिलेजिनस रिम है। जो इसका कैल्पी है, जो सेल, इसका खोल या जो आवरण होता है उसका जो ये बाहरी भाग होता है उसी को कहते हैं। और गंगा नदी में पाए जाने वाले सभी बड़े नदी कछुओं की तरह ही इन प्रजातियों के लिए भी सामान्य खतरा है, जिनमें मछली के भंडार में कमी अर्थात ओवरफिशिंग, प्रदूषण, नदी यातायात में वृद्धि और रेत खनन, ये सब इसके कारक में शामिल हैं इनके नुकसान के लिए। तो जरूर ध्यान में रखेंगे। इनके संरक्षण की क्या स्थिति है, क्या कह रहा है? इनको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया, पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुए को, और IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद यानी वर्नुएबल की स्थिति में है, और सिटीज के परिशिष्ट 1 में भी शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा जो दूसरा आज का आर्टिकल है उसका नाम है रेलवे का विद्युतीकरण। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, कहां पे क्या कैसे, ध्यान से पढ़ेंगे, आसानी से समझ में आएगा। चर्चा में क्यों है, टॉपिक है रेलवे का विद्युतीकरण, ध्यान से देखिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर पश्चिमी रेलवे के नए विद्युतीकृत दीघा बाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया है। कहां से नया विद्युतीकृत हुआ है ये जो रेलवे लाइन उत्तर पश्चिमी रेलवे में, कहां से कहां तक, दीघावाड़ा से बांदीकुई, इसका पीयूष गोयल ने भी उद्घाटन किया है। ठीक है, और कह रहा है कि दीघावाड़ा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में इस नए विद्युतीकृत रेल मार्ग पर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ठीक है, तो दीघावाड़ा से बांदीकुई के लिए पहला अभी उत्तर पश्चिमी रेलवे है और नॉर्थ वेस्ट रेलवे, और यहाँ पे पहले ये जो लाइन है, ये विद्युतीकृत लाइन इस पे चलाई गई है, तो इसी का भी दीघावाड़ा स्टेशन से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया पीयूष गोयल की अध्यक्षता में। तो ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें हैं, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु। अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे, तो रेलवे के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि भारत में रेलवे का इतिहास क्या है। 1832 में क्या हुआ, भारत में रेलवे को लेकर पहला प्रस्ताव मद्रास में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, रेलवे के विद्युतीकरण का मुद्दा भी हमने पीछे पढ़ा, और वे कहाँ पे है वो आपने देखा, और इसके साथ साथ हम देखेंगे, क्योंकि हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ कि रेलवे का इतिहास क्या है। तो 1832 में भारत में रेलवे को लेकर के पहली बार प्रस्ताव मद्रास में प्रस्तुत किया गया था। फिर 1837 में भारत को अपनी पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे के रूप में मिली थी, कि उसका नाम क्या था, रेड हिल रेलवे, जिससे सड़क निर्माण हेतु ग्रेनाइट परिवहन के एकमात्र उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सड़क निर्माण के लिए ग्रेनाइट लेकर के जाया जाता था, और एक ग्रेनाइट यहाँ पे ढोती थी। पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे के रूप में मिली थी, ये ध्यान में रखेंगे। 1853 में क्या हुआ, अप्रैल 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित भारत की पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर मुंबई और थाने के बीच चली थी। मुंबई और थाने के बीच पहली यात्री ट्रेन चली थी 1853 में, जरूर ध्यान में रखेंगे। और कौन संचालित किया था उसमें, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित था, मुंबई में बोरीबंदर से। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा। 1925 में फिर क्या हुआ कि फरवरी 1925 में भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला के बीच में चलाई गई। भारत में पहली
इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात हो रही है। और 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर रेलवे 1951 में भारतीय रेलवे के नाम से जानी जाने लगी। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो वर्तमान में विद्युतीकरण वाली बात अभी हुई है, जो मुद्दा है अभी, ये देखिए, भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है 2023 तक। और ब्रॉड गेज मार्ग के 66% से अधिक हिस्से का विद्युतीकरण हो भी चुका है। तो ये वर्तमान में विद्युतीकरण का रेलवे में टारगेट ये है। और क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि 18,065 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा करने के बाद रेलवे ने वर्ष 2009 से 2014 की तुलना में वर्ष 2014 से 2020 के दौरान विद्युतीकरण में 371% की वृद्धि दर्ज की है। 2009 से जो 14 के दौरान में रेलवे का विद्युतीकरण हुआ और जो 2014 से 20 का हुआ, इनके बीच जो है 14 से 20 में 371% की वृद्धि, मतलब 371% ज्यादा कार्य हुआ है भारत में रेलवे के विद्युतीकरण के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए हर जगह। आगे क्या कह रहा है, विद्युतीकरण के लाभ क्या क्या हैं, ये पढ़िए। क्या कह रहा है कि लाभ क्या है विद्युतीकरण के। पहला तो गति, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है तो उसकी स्पीड तेज होती है। क्या कह रहा है कि 100% विद्युतीकरण के परिणाम स्वरूप बाधा रहित ट्रेन संचालन संभव हो सकेगा। और ट्रैक्शन यानी कर्षण में परिवर्तन, यानी डीजल से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से डीजल ट्रैक्शन में परिवर्तन के कारण ट्रेनों को रोक कर रखने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कि कुछ दूरी में क्या होता है कि डीजल ट्रेनें चलती हैं, फिर अगर वहां से उसके बाद इलेक्ट्रिक मार्ग शुरू हो जाता है तो फिर वहां पे ट्रेनें रुकती हैं, इंजन चेंज होता है, इलेक्ट्रिक इंजन लगते हैं, फिर जाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय का भी नुकसान होता है। तो ये सब सारी चीजें जब हो जाएंगी तो स्पीड भी बढ़ेगी और रोकने के लिए की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समय की भी बचत होगी। ट्रैक्शन यानी कर्षण, क्या कह रहा है कि किसी चीज को सतह पर खींचने और ढकेलने की क्रिया को ट्रैक्शन कहते हैं। जो ट्रैक्शन है, जो कर्षण यहाँ पे शब्द आया, इसका मतलब होता है किसी चीज को सतह पर खींचने और ढकेलने की जो क्रिया होती है उसको कर्षण, ट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, ट्रेन ऐसे ही चलती है। क्षमता इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की उच्च गति और अधिक वहन क्षमता के कारण भारतीय रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ाने में मदद भी मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होगा, इसकी गति तेज होगी तो और अधिक वहन क्षमता इसकी बढ़ेगी और भारतीय रेलवे लाइन की जो क्षमता है, कैपेसिटी, उसको भी बढ़ाने में मदद मिलती जाएगी। और क्या क्या लाभ है विद्युतीकरण के, ये देखिए। लाइन क्षमता का अभिप्राय किसी एक रेलवे खंड पर 24 घंटे में चलने वाली ट्रेनों की संख्या से है। ये जो लाइन क्षमता जो बताया, लाइन के कैपेसिटी, उसका अर्थ यह है कि किसी एक रेलवे खंड पर 24 घंटे में कितनी ट्रेनें चलती हैं, कितना ज्यादा ट्रेन उस पर चल पाएगा, उस क्षमता के बारे में बात कर रहा है। सुरक्षा, बेहतर सिग्नलिंग प्रणाली के चलते ट्रेन परिचालन में सुरक्षा भी बढ़ेगी इसके वजह से। और वित्तीय बोझ में भी कमी आएगी, क्योंकि डीजल ट्रैक्शन की तुलना में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बहुत सस्ता है। जो डीजल से ट्रेन खींची जाती है उससे इलेक्ट्रिक बहुत सस्ता और कुशल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली ट्रेनें डीजल की तुलना में 50% तक सस्ती होती हैं। ये जरूर ध्यान में रखिए, इसीलिए। ठीक है, और क्या लाभ है विद्युतीकरण के, निर्बाध संचालन होगा। क्या, ये देखिए, उपनगरीय क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स को एक आदर्श रेल वाहन के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर बार बार ट्रेन रोकने और शुरू करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। जो उपनगरीय क्षेत्र है वहां पे जो इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स हो जाएगा, बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बार बार जो ट्रेन रोकने से डीजल इंजन बंद होता है, सब सारी चीजें होती हैं। वो रोजगार सृजन, अनुमान के मुताबिक रेलवे के विद्युतीकरण के शुरुआती दौर में प्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 20.4 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जा सकेगा। ठीक है, मानव रोजगार का सृजन, जिससे रोजगार में काफी बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, इससे रोजगार में भी सृजन होगा। ऊर्जा की सुरक्षा होगी, कैसे, ये देखिए। 100% विद्युतीकरण से जीवाश्म ईंधन की खपत में लगभग 2.83 बिलियन लीटर प्रतिवर्ष की कमी आएगी, जो डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है उसमें, जिससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। और विद्युतीकरण को रेलवे में पर्यावरण के अधिक अनुकूल विकल्प भी माना जा सकता
है। और विद्युतीकरण के कारण वर्ष 2027-28 तक रेलवे का कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन 24% तक कम भी हो जाएगा। ठीक है, और ईंधन बिल में कमी भी आएगी। क्या कि विद्युतीकरण के कारण ईंधन बिल में प्रति वर्ष 13,510 करोड़ रुपए की बचत की जा सकेगी। इतने की बचत होगी, जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक ठीक है, और क्योंकि डीजल इंजन की तुलना में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का रखरखाव काफी सुगम और सस्ता भी है। और इससे क्या होगा कि इससे अक्षय ऊर्जा का अधिक उपयोग होगा। क्या है ये देखिए कि जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपनी भूमि का उपयोग कर ऊर्जा आवश्यकताओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का निर्णय लिया था। और भारतीय रेलवे अपनी ट्रैक्शन शक्ति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा का भी उपयोग करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हिडन एपिडेमिक डायबिटीज। इसके बारे में पढ़िए। इन सबका सोर्स मैंने आपको शुरू में बता दिया था जब ये टॉपिक शुरू हो रहा था। पहला आज का हमारा सेकंड टॉपिक है, अरे सॉरी तीसरा टॉपिक है आर्टिकल का, हिडन एपिडेमिक यानी डायबिटीज की बात कर रहा है। क्यों चर्चा में आया डायबिटीज, मधुमेह? इस समय ये बहुत युवाओं में भी देखने को मिल रहा है, तो क्या रीजन है क्या, तो जरूर ध्यान से पढ़िए। ये मे भी हिंदू का आर्टिकल है, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, चर्चा में क्यों है। हाल ही में डायबेटोलॉगिया, जो मधुमेह के अध्ययन के लिए यूरोपीय संघ की एक पत्रिका है। ठीक है, डायबिटीज के अध्ययन के लिए एक पत्रिका है यूरोपीय संघ की, जिसका नाम क्या है, डायबेटोलॉगिया। ठीक, में प्रकाशित एक नए शोध में मधुमेह के प्रति भारतीय युवाओं की वैधता पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय युवाओं के, इनको डायबिटीज का खतरा क्या, ये देखिए क्या कह रहा है, ये ध्यान से पढ़िए कि भारत में महानगरीय शहरों में मधुमेह का लाइफ टाइम रिस्क यानी लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डायबिटीज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया, जो महानगरीय क्षेत्र है उसमें लाइफ टाइम रिस्क शीर्षक पर शोध भारत, यूके, यूएसए में लेखकों की एक टीम द्वारा किया गया। मधुमेह का लाइफ टाइम रिस्क शीर्षक था, ये जो पत्रिका थी उसमें इस पे शोध कौन कौन किया, भारत, यूके, ब्रिटेन, यूएसए, अमेरिका के लेखकों की एक टीम द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व सम्मी लुहार सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक देखभाल विभाग तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। इनके निगरानी में क्या है, आगे देखिए क्या इसका रिजल्ट आया। अध्ययन का निष्कर्ष क्या क्या आया, ये पढ़िए क्या आया अध्ययन का निष्कर्ष, कि भारत में 20 वर्ष की आयु से आधे से अधिक पुरुषों को 55% और 2/3, ठीक है, यानी 65% महिलाओं में मधुमेह होने की संभावना अधिक पाई जाती है। क्या कह रहा है, 20 वर्ष की आयु के आधे से अधिक पुरुषों को, जो जिनकी उम्र सीमा 20 वर्ष से अधिक, उनमें से आधे से अधिक को यानी 55% पुरुषों को और 65% महिलाओं में मधुमेह डायबिटीज की संभावना। इनमें से अधिकांश मामलों में लगभग 95% टाइप 2 मधुमेह होने की संभावना होती है। और इनमें से जो अधिकांश मामले होते हैं, जैसे जो 55% पुरुष और 65% महिलाएं हुए, तो इन लोगों में से जो अधिकांश मामला होगा, इन 55% में जो 95% होगा, और जो भी इनकी संख्या होगी, उनमें टाइप 2 मधुमेह डायबिटीज का टाइप 2 होने की संभावना। अभी क्या है डायबिटीज का टाइप 2, ये देखिए पहले टाइप 2 मधुमेह क्या होता है, कि यह मानव शरीर के इंसुलिन के उपयोग के तरीके को प्रभावित करता है। और इस अवस्था में टाइप 1 के विपरीत अग्नाशय में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं इस इंसुलिन का स्वस्थ शरीर की तरह प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाती हैं, यानी प्रतिक्रिया नहीं देती है। ये होता है टाइप 2 का मधुमेह। क्या कि इसमें क्या होता है कि टाइप 1 के विपरीत अग्नाशय में इंसुलिन बनता है और मनुष्य के, लेकिन शरीर की जो कोशिकाएं हैं, ये जो इंसुलिन अग्नाशय में बनता है, इनका स्वस्थ शरीर की तरफ प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाती है टाइप 2 के मधुमेह में। ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या निष्कर्ष आया अध्ययन का, ये देखिए कि टाइप 2 मधुमेह ज्यादातर 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में पाया जाता है। जो टाइप 2 का डायबिटीज है 45 वर्ष से अधिक, यह लोगों में तेजी से बढ़ते मोटापे का कारण बनता है। जिनको डायबिटीज होती है उनका मोटापा तेजी से बढ़ता है। 20 साल के पुरुषों और महिलाओं में
मधुमेह के प्रसार से मुक्ति का लाइफ टाइम रिस्क क्रमशः 56% एवं 65% होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 20 साल के पुरुष और महिलाओं का जो मधुमेह का प्रसार है, मुक्ति लाइफ टाइम रिस्क क्रमशः पुरुषों में 56 और महिलाओं में 65, जो अभी हमने पहले देखा था। और मोटापा मधुमेह के प्रति लोगों को संवेदनशील भी बनाता है। और यह महानगरीय क्षेत्र के 20 साल की महिलाओं 86% और पुरुषों में 87% अधिक पाया जाता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे। और भारत में वर्तमान में 77 मिलियन वयस्क मधुमेह से पीड़ित हैं, डायबिटीज से, और यह संख्या वर्ष 2045 तक लगभग दुगनी होकर 134 मिलियन भी हो सकती है। ठीक, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या 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 चीजें कह रहा है इसमें कि महिलाओं में आमतौर पर अपने पूरे जीवन काल में मधुमेह होने का खतरा सबसे अधिक रहता है महिलाओं में, और उम्र बढ़ने के साथ मधुमेह का खतरा कम होता जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार जो लोग वर्तमान में 60 वर्ष की आयु के हैं और मधुमेह से मुक्त हैं, उनके शेष जीवन में मधुमेह की संभावना, डायबिटीज की संभावना बहुत ही कम होती है। अध्ययन के लिए क्या डेटा सोर्स है, ये भी देखिए क्या है डेटा सोर्स, कि वर्ष 2010 से वर्ष 2018 के मध्य सेंटर फॉर कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क रिडक्शन इन साउथ एशिया से लिए गए आंकड़ों के आधार पर शहरी भारत में मधुमेह का आकलन लिंग एवं बीएमआई विशिष्ट घटनाओं की दर के आधार पर किया गया है। और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि 2014 से आयु, लिंग एवं शहरी विशिष्ट मृत्यु दर संबंधी आंकड़े के अनुसार, और वर्ष 2008 से 2015 तक इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटीज स्टडी से लिए गए मधुमेह के प्रसार संबंधी आंकड़े। तो ये सोर्स है जहां से आंकड़े ले लिए गए 2010 से 8 से। ठीक है, मधुमेह की जो उच्च संभावना होती है उसका प्रभाव क्या होता है, ये पढ़िए। मधुमेह की उच्च संभावनाओं का प्रभाव क्या है कि देश में पहले से ही तनावग्रस्त स्वास्थ्य ढांचे पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा, और मधुमेह के उपचार के लिए रोगियों पर अतिरिक्त जेब खर्च भी बढ़ेगा। तो ये सब सारी चीजें प्रभाव में होंगी। और उच्च मधुमेह की घटनाओं का कारण क्या है, क्या रीजन है कि डायबिटीज होता है वो भी ज्यादा। पहला तो है शहरीकरण, शहरीकरण में वृद्धि, जनसंख्या, आहार की गुणवत्ता में कमी, शहरीकरण ज्यादा हुआ तो आहार की गुणवत्ता में, शारीरिक गतिविधि के स्तर में कमी, फिजिकल एक्सरसाइज जो लोग नहीं करते उनका, इसलिए मोटापा बढ़ता है। और प्रभावी जीवन शैली द्वारा मधुमेह को रोकना, जैसे कैसे, स्वस्थ आहार लेंगे तो मधुमेह को रोका जा सकता है। शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। मोटे तथा अधिक वजन वाले लोगों को वजन कम करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहना, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा जो आर्टिकल है आज का, चौथा आर्टिकल क्या कह रहा है, चौथा आर्टिकल हमारा है आज का, चीन नेपाल द्विपक्षीय सहयोग के बारे में। चीन और नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय सहयोग की बात हो रही है। चीन बढ़ के सब कर रहा है, और ये क्या है कि भारत में और भारत के लिए एक चिंता का भी विषय है। तो क्या क्या इस आर्टिकल में हम लोग ध्यान से देखते हैं। आईआर का मुद्दा है, अंतरराष्ट्रीय संबंध का, और द हिंदू इसका सोर्स है। ठीक है, द हिंदू का सोर्स है, जरूर ध्यान में रखेंगे। तो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही आसान शब्दों में है भी, कि हाल ही में चीनी रक्षा मंत्री ने नेपाल यात्रा के दौरान, ध्यान में रखिएगा, दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने, प्रशिक्षण एवं छात्र विनिमय कार्यक्रमों को पुनः शुरू करने आदि जैसे कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। आप लोगों को पता ही है कि चीन की कूटनीति क्या है। अब भारत नेपाल के अच्छे संबंध थे अभी तक, सारी चीजें, लेकिन चीन क्या है, नेपाल से सटे हुए होने के कारण वो चाहता है कि इस पे अपना आधिपत्य करे और भारत को कमजोर बनाए। तो क्या है, क्या क्या चिंताएं होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, ध्यान से देखिए। इसीलिए अपना मतलब आधिपत्य की बात नहीं हो रही है कि अपना आधिपत्य करेगा, मतलब आधिपत्य का इन द सेंस कि अपने दोनों के बीच रिलेशन भारत से ज्यादा मजबूत करने के चक्कर में, ये आधिपत्य का सेंस है। तो जरूर ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी, ये देखिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है चीन नेपाल द्विपक्षीय सहयोग की, क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वर्ष 1955 में नेपाल ने चीन के साथ
राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। क्या है पृष्ठभूमि चीन नेपाल की? 55 में ही नेपाल ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और नेपाल ने वर्ष 1956 में तिब्बत को चीन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया तथा वर्ष 1960 में शांति और मैत्री संधि पर भी हस्ताक्षर किए थे। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है चीन नेपाल के बारे में, जरूर ध्यान में रखेंगे। और वर्ष 1970 में नेपाल के शासक राजा वीरेंद्र द्वारा नेपाल को भारत और चीन के बीच शांति क्षेत्र के रूप में चिन्हित किए जाने के प्रस्ताव पर भारत ने अधिक रुचि नहीं दिखाई गई थी भारत की तरफ से, जबकि चीन द्वारा इसका समर्थन किया गया था। ऐसे मुद्दे और ऐसे ही कई मामलों ने भारत तथा चीन के संबंधों में दरार पैदा की, जबकि इसी दौरान चीन नेपाल को समर्थन तथा सहयोग देने के लिए तत्पर भी रहा था। तो इन चीजों का जरूर ध्यान में रखिएगा। और क्या कह रहा है कि भारत और नेपाल संबंधों में वर्ष 2015 में एक नया मोड़ तब आया जब भारत ने नेपाल पर एक अनौपचारिक परंतु प्रभावी नाकाबंदी लागू की, जिसके कारण नेपाल में ईंधन और दवा की भारी कमी हो गई थी। तब जाकर के एक नया मोड़ आया था भारत और नेपाल के संबंधों में। आगे क्या है कि गौरतलब है कि अप्रैल मई 2015 के दौरान आए भूकंप के बाद नेपाल और चीन के बीच हिमालय से होकर जाने वाला सड़क संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है और जिसके कारण नेपाल द्वारा अपना लगभग पूरा तेल भारत के रास्ते आयात किया जाता है। ठीक है, और भारत के साथ विवादों के बढ़ने के कारण ही चीन ने तिब्बत में नेपाल से लगी अपनी सीमा खोल दी। चीन ने भी ऐसा कर दिया। ठीक है, नेपाल को अपने सपोर्ट में लाने के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है और देखिए कि चीनी राष्ट्रपति की हालिया नेपाल यात्रा के बाद नेपाल ने वन चाइना पॉलिसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए किसी भी सेना को चीन के विरुद्ध अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति न देने का वादा किया है। ठीक है, कि नेपाल ने चाइना को यह वादा किया कि कोई भी सेना चीन के विरुद्ध अपने नेपाल की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें चीन का क्या क्या हित है इस संबंध से, द्विपक्षीय सहयोग से चीन का क्या हित है ये देखिए। हालांकि भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर खुला होने के साथ ही लोगों को स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति दी गई है, परंतु चीन पिछले कुछ समय से नेपाल के साथ बड़े व्यापारिक साझेदार होने के कारण भारत के दर्जे को हथियाने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास भी कर रहा है। और भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पिछले कुछ समय से यह दक्षिण एशियाई देशों के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है और चीन भारत की बढ़ती शक्ति और प्रतिष्ठा को रोकना चाहता है, जो कि भविष्य में चीन के एक महाशक्ति बनने के मार्ग में बाधा भी बन सकता है। तो जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। आगे देखिए और क्या कह रहा है। तिब्बत में भारत का बढ़ता प्रभाव चीन के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और इसलिए दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने और चीन विरोधी गतिविधियों के लिए नेपाल की भूमि के उपयोग को रोकने हेतु नेपाल के साथ सक्रिय सहयोग बनाए रखना चीन की नेपाल नीति का प्रमुख हिस्सा भी बन गया है कि नेपाल की भूमि का इस्तेमाल भारत न कर सके, चीन के साथ कभी युद्ध होता हो। चीन के साथ नेपाल की उत्तरी सीमा पूरी तरह से तिब्बत से मिलती है, जिसके कारण चीन तिब्बती मामलों को नियंत्रित करने के लिए नेपाल के साथ सुरक्षा सहयोग को काफी महत्वपूर्ण भी मानता है। तो ये सारे हित हैं चीन के। नेपाल के लिए चीन का क्या महत्व है? नेपाल के लिए क्या कह रहा है, नेपाल के लिए चीन का महत्व क्या है कि एक कट गया है, ये होगा नेपाल। नेपाल चीन को आवश्यक वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता तथा देश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए एक सहायक के रूप में देखता है। कौन? नेपाल। नेपाल की लगभग आधी आबादी बेरोजगार है और आधे से अधिक आबादी निरक्षर भी है। वहीं नेपाल में 30% से अधिक लोग गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, और गरीबी और बेरोजगारी जैसी आंतरिक समस्याओं से निपटने के लिए नेपाल को चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था की सहायता की भी आवश्यकता होती है। ठीक,
और क्या है नेपाल के लिए चीन का महत्व? चूंकि चीन को भी तिब्बत जैसे मामलों में नेपाल की सहायता की आवश्यकता है, इसलिए चीन के साथ वार्ता में नेपाल को काफी महत्व दिया जाता है और साथ ही इसके माध्यम से नेपाल भारत के बिग ब्रदर वाले दृष्टिकोण से मुकाबला कर सकता है। ठीक है। और चीन नेपाल आर्थिक गलियारे के माध्यम से नेपाल चीन के साथ संपर्क बढ़ाकर अपने व्यापार मार्गों पर भारतीय प्रभुत्व को समाप्त अथवा कम भी करना चाहता है। तो सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, आईआर के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। भारत की इससे जुड़ी हुई क्या क्या चिंताएं हैं, ये देखिए क्या है भारत की चिंताएं। चीन और नेपाल के बीच इन समीकरणों को देखते हुए भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि चीन अपनी सुरक्षा कूटनीति का उपयोग नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए एक उपकरण के रूप में कर सकता है, चाइना। और चूंकि नेपाल भारत के लिए एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे चीन के प्रभाव क्षेत्र में जाते देखना किसी भी प्रकार से भारत के रणनीतिक हित में नहीं होगा। और क्या है भारत की चिंता है कि चीन की मजबूत वित्तीय स्थिति भारत के लिए पड़ोसी देशों में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करना और भी चुनौतीपूर्ण भी बना रही है। और चीन नेपाल आर्थिक गलियारे के माध्यम से चीन को अपनी उपभोक्ता वस्तुओं को भारत में डंप करने का एक अन्य विकल्प मिल जाएगा, जिससे भविष्य में चीन के साथ भारत का व्यापार संतुलन और भी अधिक बिगड़ सकता है। ये सारी चीजें, इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या सुधार हो सकते हैं, ये देखिए कि नेपाल ने भारत के साथ अपनी सीमा पर अनौपचारिक नाकाबंदी के बाद ही चीन के साथ अपने संबंधों में बढ़ोतरी की थी। और एक ज्ञात हो, इस नाकाबंदी के कारण नेपाल में ईंधन और दवा की भारी कमी हो गई थी। इसी वजह से नेपाल ने चीन के साथ सहयोग किया। यद्यपि भारत के पास इस तरह की नाकाबंदी को लागू करने का पूरा अधिकार है, किंतु भारत को ऐसे कदमों से बचना चाहिए, नहीं तो जो हमारा दोस्त है हमारे दुश्मन का दोस्त बन जाएगा, क्योंकि यह नेपाल और उसके नागरिकों की नजर में भारत की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है। ठीक है, कि वो नेपाल को भी सोचेगा, नेपाल के नागरिक भी सोचेंगे, ये सारी बातें। और आवश्यक है कि भारत नेपाल के विकास में एक सेतु के रूप में कार्य करे और नेपाल को यह विश्वास दिलाए कि भारत की विदेश नीति में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। और नेपाल के साथ अपने संबंधों के महत्व को देखते हुए भारत को चीन नेपाल के मजबूत संबंधों पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, खास तौर पर ऐसे समय में जब भारत चीन की सीमा पर दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ है। इसमें भारत को नेपाल को अपने साथ ले लेकर के चलना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या पॉइंट कह रहा है और क्या सुधार हो सकता है कि चूंकि भारत नेपाल की सीमा पर लोगों को स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति है, इसलिए नेपाल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। अतः भारत को नेपाल के साथ स्थिर और मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने की दिशा में काम भी करना चाहिए। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा जो आर्टिकल है वो है विश्व एड्स दिवस 2020। इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है। विश्व एड्स दिवस 2020, वर्ल्ड एड्स डे 2020, क्या कह रहा है, क्यों चर्चा में है, ध्यान से देखिए। 1 दिसंबर को मनाया जाता है हमेशा पूरे विश्व में, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, इसीलिए इस पे आर्टिकल है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। इसकी शुरुआत 1988 में WHO के द्वारा की गई थी, विश्व एड्स दिवस मनाने की 1988 में। और यह एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पहला वैश्विक स्वास्थ्य दिवस भी था। पहला वैश्विक स्वास्थ्य दिवस था विश्व एड्स दिवस, 1988 में बनाया, इसका शुरुआत हुई। और क्यों कि लोगों को एड्स के बारे में जन जागरूकता, लोगों को जागरूक करना। और एड्स ह्यूमन इम्यूनो वायरस यानी HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसी को एड्स का कहते हैं। ये जो वायरस है, इसके संक्रमण के कारण होने वाली एक महामारी है जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित करती है। और वर्ष 2019 में HIV तथा उससे संबंधित कारणों की वजह से 6,90,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी 2019 में, HIV और उससे संबंधित कारणों की वजह से, जरूर ध्यान में रखेंगे। तथा 17 लाख से अधिक लोग संक्रमित भी हुए थे।
इनमें से 62% संक्रमण के मामले घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा उनके साथियों में देखे गए थे, जो घनी आबादी में रहते हैं। और क्या कह रहा है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु है। वर्ष 2020 की थीम क्या थी विश्व एड्स दिवस की? वैश्विक एकजुटता, लोचशील एचआईवी सेवाएं। ठीक है, और विश्व एड्स दिवस 2020 पर WHO द्वारा वैश्विक नेताओं और नागरिकों से एचआईवी के खिलाफ प्रतिक्रिया पर कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने में वैश्विक एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए एक रैली में भाग लेने का आह्वान भी किया गया था इस थीम में, मतलब इस वर्ष 1 दिसंबर 2020 को। और महामारी के कारण एचआईवी की रोकथाम, परीक्षण, उपचार और देखभाल सेवाएं आदि नाजुक स्वास्थ्य प्रणालियों वाले देशों संबंधित सहित सभी देशों में बाधित भी हैं। कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें बाधित है, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ में सारी चीजें भी शुरू हो रही है। और क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में बाधित होने से विश्व द्वारा एड्स के खिलाफ वर्ष 2020 के निर्धारित लक्ष्य 90-90-90 को प्राप्त करना मुश्किल है। 2020 में ये था क्या, इस लक्ष्य के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना है कि 90% लोग अपनी एचआईवी स्थिति जान सकें, पॉजिटिव एचआईवी वाले 90% लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें और इलाज तक पहुंच प्राप्त 90% लोगों में इस वायरस के दबाव को कम किया जा सके। यानी 90-90-90 का लक्ष्य 2020 तक था, लेकिन ये अभी इस बार मुश्किल है। और इन सेवाओं के बाधित होने से एचआईवी संक्रमण और एड्स के से होने वाली मौतों के कारण बड़ी आबादी प्रभावित हो सकती है। और इन मध्यवर्ती लक्ष्यों को प्राप्त न करने से वर्ष 2030 तक एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करना भी मुश्किल हो जाएगा। और वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के जरिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है। और यह वर्ष उन स्वास्थ्य कर्मियों जो कि लंबे समय से एचआईवी सेवाओं के वितरण में अग्रिम पंक्ति में कार्यरत है को अधिक सुरक्षा और समर्थन का आह्वान भी करता है। ये सारी चीजें जरूर ध्यान में रखेंगे। महत्व क्या है इसका, विश्व एड्स दिवस का? विश्व एड्स दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुदायों तथा सरकारों को याद दिलाता है कि एचआईवी का अभी पूरी तरह से उन्मूलन किया जाना बाकी है और इस दिशा में अधिक धन जुटाने, जागरूकता बढ़ाने, पूर्वाग्रह को समाप्त करने और साथ ही लोगों को इस बारे में शिक्षित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। और यह दिवस दुनिया भर में एचआईवी ग्रसित लाखों लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का अवसर भी प्रदान करता है। ठीक है, अगला हमारा जो आज का छठा आर्टिकल है क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। छठा आर्टिकल है हमारा गैर कानूनी धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश सरकार का अध्यादेश। क्या अध्यादेश है उत्तर प्रदेश सरकार का? गैर कानूनी धर्मांतरण पर। ठीक है, कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गैर कानूनी धर्मांतरण की समस्या से निपटने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया है। गैर कानूनी धर्मांतरण यानी आप विवाह करने के लिए, ठीक है, जो धर्म परिवर्तन लोग कर लेते हैं उसकी बात करें तो ध्यान में रखिएगा, जिसके तहत विवाह के लिए धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध घोषित करते हुए कारावास के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश में किया गया है ये। ठीक है, कि धर्मांतरण कि आप अब विवाह के लिए धर्म को नहीं बदल सकते, अगर बदलना भी है तो उसके लिए पहले से नोटिस वगैरह की व्यवस्था होगी। क्या चीजें हैं वो है, और ये गैर जमानती अपराध, इसमें जमानत भी नहीं होगा और कठोर कारावास मिलेगा और साथ में आर्थिक दंड भी। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें, ध्यान से पढ़िए क्या क्या प्रमुख बिंदु है इसमें। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 यही आया है, धर्मांतरण के विरुद्ध जो अध्यादेश है। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन, मतलब विधि के खिलाफ अगर आप धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश आया है 2020। क्या कह रहा है, इस अध्यादेश के तहत विवाह के लिए धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है। कि पता चला कि विवाह करना है तो जाके इस्लाम कबूल लिए या कोई भी कबूल लिए और जाके शादी कर लिए, ऐसा नहीं। और इसके तहत प्रतिवादी को यह प्रमाणित करना होगा कि धर्मांतरण विवाह के उद्देश्य से नहीं किया गया था, तभी वो बच सकता है, नहीं तो गैर जमानती अपराध है ये। और अगर जो इसमें पकड़ा जाएगा उसको यह साबित करना होगा उसने जो धर्म अपना परिवर्तन किया है विवाह के उद्देश्य से नहीं किया है तभी। ठीक है, आगे देखिए, इस अध्यादेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरण के लिए
2 माह पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को एक नोटिस देना होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि 2 महीने पहले अब वो अपने डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट को एक नोटिस देगा, उसे अपना धर्म परिवर्तन करना है। ठीक है, अगर नहीं तो ये गैर जमानती अपराध है। और यदि किसी मामले में एक महिला द्वारा केवल विवाह के उद्देश्य से ही धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर केवल विवाह के लिए किया जाएगा तो ऐसे विवाह को अमान्य भी घोषित कर दिया जाएगा। आगे और क्या कह रहा है कि इस अध्यादेश के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में आरोपी को न्यूनतम 1 वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है, जिसे 5 वर्ष के कारावास और 15,000 रुपए के जुर्माने तक बढ़ाया भी जा सकता है। न्यूनतम 1 वर्ष तो होगा ही, लेकिन वो 5 वर्ष तक भी हो सकता है मैक्सिमम, और 15,000 रुपए का जुर्माना। हालांकि यदि किसी नाबालिग महिला अथवा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति का गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराया जाता है तो ऐसे मामलों में कम से कम 3 वर्ष का कारावास का दंड दिया जा सकता है, जिसे 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 10 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। अगर कि किसी नाबालिग महिला SC ST के साथ गैर कानूनी तरीके से अगर उनका धर्मांतरण किसी ने कराया तो जबरदस्ती पकड़ के। और इस अध्यादेश के तहत सामूहिक धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है और सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में कम से कम 3 वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है। जो लोग सामूहिक धर्मांतरण कराते हैं वो भी इस अध्यादेश के खिलाफ शामिल है, वो भी नहीं होगा। जो भी होगा 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने अपने जिले में वो आवेदन करना होगा। कोई भी करेगा जो सामूहिक कराए, चाहे जो भी कराए, अगर ऐसा करते पकड़े गए 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ 10 वर्ष तक की सजा होगी। 3 वर्ष तो मिनिमम होगा ही, और वो सजा 10 वर्ष तक भी हो सकती है। और साथ ही इसके तहत धर्मांतरण में शामिल सामाजिक संस्थानों के पंजीकरण को भी रद्द किए जाने का प्रावधान है। अगर कोई भी NGO या सामाजिक संस्थान ऐसा कराता है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा उसका पंजीकरण। विवाह और धर्मांतरण में उच्चतम न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है? सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है विवाह और धर्मांतरण के मुद्दे पर? ये देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्वीकार किया है कि जीवन साथी के चयन के मामले में एक वयस्क नागरिक के अधिकार पर राज्य और न्यायालयों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यानी सरकार अथवा न्यायालय द्वारा इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है, और भारत एक स्वतंत्र और गणतांत्रिक राष्ट्र है और एक वयस्क के प्रेम तथा विवाह के अधिकार में राज्य का हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। लेकिन ऐसा यूपी में हुआ है। और क्या क्या कहता है इसमें सुप्रीम कोर्ट कि विवाह जैसे मामले किसी व्यक्ति की निजता के अंतर्गत आते हैं और विवाह तथा उसके बाहर जीवन साथी के चुनाव का निर्णय व्यक्ति के व्यक्तित्व और पहचान का हिस्सा है और किसी व्यक्ति द्वारा जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार कम से कम धर्म से प्रभावित तो नहीं ही होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। आगे क्या कह रहा है? ऐसा ही एक मामला था वर्ष 2017 का हादिया मामला। इसमें क्या कह रहा है? वर्ष 2017 का हादिया मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये देखिए कि हादिया मामले में निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपनी पसंद के कपड़े पहनने, भोजन करने, विचार या विचारधाराओं और प्रेम तथा जीवन साथी के चुनाव का मामला किसी व्यक्ति की पहचान के केंद्रीय पहलुओं में से एक है और ऐसे मामलों में न तो राज्य और न ही कानून किसी व्यक्ति को जीवन साथी के चुनाव के बारे में कोई आदेश दे सकते हैं और या न ही वे ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित भी कर सकते हैं। ये सारी चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला जो केस था KS पुत्तुस्वामी निर्णय, इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? ये देखिए KS पुत्तुस्वामी निर्णय वर्ष 2017 में कि किसी व्यक्ति की स्वायत्तता से आशय, उसकी स्वतंत्रता से आशय जीवन के महत्वपूर्ण मामलों में उसके निर्णय लेने की क्षमता से है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने KS पुत्तुस्वामी निर्णय 2017 में। एक लता सिंह का मामला था वर्ष 1994 में। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने
कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देश एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और इस दौरान संविधान तभी मजबूत बना रह सकता है जब हम अपनी संस्कृति की बहुलता तथा विविधता को स्वीकार कर लें और अंतर धार्मिक विवाह से असंतुष्ट रिश्तेदार हिंसा या उत्पीड़न का सहारा लेने की बजाय सामाजिक संबंधों को तोड़ने का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो ये सारा मामला उस पे था, जरूर ध्यान में रखेंगे। एक सोनी गेरी का मामला था 2018 में। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखिए कि सोनी गौरी मामला 2018 में उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों को मां की भावनाओं या पिता के अभिमान के आगे झुककर सुपर गार्जियन की भूमिका निभाने से आगाह किया। तो ये सारी चीजें थी, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2020 के सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार का जो केस था 2020 का, ठीक है, सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार का केस, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा 2020 में कि अपनी पसंद के साथी को चुनना या उसके साथ रहने का अधिकार नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, यानी अनुच्छेद 21। और न्यायालय ने यह भी कहा कि विवाह के लिए धर्मांतरण के निर्णय को पूर्णतः अस्वीकृत करने के विचार से समर्थन में जुड़े अदालत के पूर्व फैसले वैधानिक रूप से सही नहीं है। अगर ये धर्मांतर का जो निर्णय आ गया है इस वजह से, इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या इसमें और चेंजेज हो सकते हैं? ऐसे कानूनों को लागू करने वाली सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित ना करते हों। अगर ऐसा कानून लागू होता है तो न ही इनसे राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचती हो, और ऐसे कानूनों के लिए स्वतंत्रता और दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण के मध्य संतुलन बनाना ही बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगला हमारा आज का जो आर्टिकल है, छठा आर्टिकल, वो है छठा या सातवां है, क्या है, दिव्यांगजन सहायता शिविर के बारे में हम लोग देखेंगे, क्यों चर्चा में है, क्या क्या मुद्दा है, ध्यान से देखिए। क्या है, दिव्यांगजनों के लिए सहायता शिविर की बात चल रही है, चर्चा में है, और ये द हिंदू का मामला है, तो ध्यान से पकड़िए क्यों है चर्चा में। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दिव्यांग जन एवं दिव्यांगों को सहायता प्रदान करने और उन्हें उपकरणों के मुफ्त वितरण के लिए दिव्यांग जन सहायता शिविर का उद्घाटन किया है। और दिव्यांग जन का अर्थ है दिव्य शरीर वाला, और भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है कि विकलांग व्यक्तियों को अब विकलांग व्यक्ति या विकलांग, ठीक है, गैर कार्यात्मक शरीर के अंगों वाला व्यक्ति नहीं कहा जाना चाहिए। जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनका कोई अंग कार्य नहीं करता, तो उसको विकलांग नहीं कहना है, उसको दिव्य शरीर वाला दिव्यांगजन कहना है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो पहले की बात है। और ये जो शिविर हुआ, इस शिविर का जो आयोजन है भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम कानपुर द्वारा किया गया, ठीक है, ALIMCO, ये भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम है, ठीक है, आर्टिफिशियल पार्ट बनाता है। और ALIMCO वर्ष 1972 में स्थापित गैर लाभकारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, PSU है, और जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन ऑफ विद डिसेबिलिटी के संरक्षण में कार्य करता है। तो जरूर ध्यान में रखेंगे। ये जो दिव्यांग जन सहायता योजना है, इसके तहत क्या है, इसका क्रियान्वयन जो है 1981 से किया जा रहा है, दिव्यांग जन सहायता योजना का। इसकी परिभाषा क्या है, यह योजना विकलांग व्यक्ति जैसे समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 में दी गई विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं की परिभाषा का अनुसरण करती है, उस अधिनियम में है। और क्या क्या इस योजना में कि PWD अधिनियम को दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, और इसका उद्देश्य जरूरतमंद दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक मानक सहायता के साथ ही उनके आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देने वाले उपकरणों की खरीद में सहायता प्रदान करना, ताकि विकलांगता के प्रभाव को कम किया जा सके एवं उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाया भी जा सके। ठीक है,
अनुदान क्या है इसके लिए, क्या अनुदान है? इसके तहत आर्थिक सहायता तथा सहायक उपकरणों की खरीद एवं वितरण के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, राष्ट्रीय संस्थान, समग्र केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, राज्य विकलांग विकास निगम, गैर सरकारी संगठन इत्यादि को अनुदान दिया जाता है। ठीक है। और यदि आय 15,000 रुपए प्रति माह से कम हो तो आर्थिक सहायता उपकरण खरीद की पूरी लागत वहन की जाती है। और यदि आय 15,001 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह के बीच हो तो आर्थिक सहायता उपकरण की लागत 50% तक वहन किया जाता है। और क्या कह रहा है, और सरकारी पहले क्या है इससे संबंधित? पहला है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 कि दिव्यांग जन से आशय दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा संवेदी दोषों वाले व्यक्तियों से है जिससे उन्होंने लोगों के मिलने जुलने तथा समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी निभाने में बाधा महसूस होती है। दूसरा, सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांग जनों के लिए सुलभ पर्यावरण का निर्माण करना। ये सब सरकारी पहले है गवर्नमेंट की। और क्या है, यह सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने वाला एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान है जो दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने तथा स्वतंत्र रूप से जीने एवं एक समावेशी समाज के जीवन में सभी पहलुओं के पूर्ण भागीदारी निभाने में सक्षम बनाता है। और दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना, योजना के तहत एनजीओ को विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र, समुदाय आधारित पुनर्वास, प्री स्कूल और प्रारंभिक हस्तक्षेप जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। अन्य संबंधित और कौन कौन सी सरकारी पहले हैं? दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, क्या है इसका उद्देश्य? उच्च शिक्षा के लिए दिव्यांग छात्रों हेतु अवसरों को बढ़ाना और प्रतिवर्ष 200 दिव्यांग छात्रों को फेलोशिप भी प्रदान करना। और विशिष्ट दिव्यांग पहचान योजना क्या है? इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ विशिष्ट विकलांगता पहचान कार्ड जारी करना है। और एक बार परियोजना में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने के बाद विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, विशिष्ट विकलांगता पहचान कार्ड। क्या कह रहा है? सहायक उपकरण की खरीद और फिटिंग की सहायता की जो योजना है ये, इस योजना का उद्देश्य टिकाऊ, अनुकूलन और वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक मानक सहायता और उपकरणों को खरीदने में अक्षम जरूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता भी करना है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के बारे में देखिए क्या कह रहा है। यह प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। आज मनाया जाएगा ये, मतलब ये सॉरी कल मनाया गया था 3 दिसंबर को पूरे विश्व में। ठीक है, और 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 47(3) द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और इसका उद्देश्य समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक यानी जीवन के हर पहलू में दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या पहले की गई हैं ये भी देखिए कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत वर्ष 1982 में भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने हेतु की गई थी। ठीक है, ये है। एक किरण योजना चलाई गई थी, इसी के लिए क्या कह रहा है? एक किरण योजना है कि मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए, अभी मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ाया था, तकरीबन 1-1.5-2 महीने पहले कि एक किरण शुरू किया गया है हेल्पलाइन नंबर मानसिक स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई थी, जो एक से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान तमिलनाडु और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान मध्य प्रदेश के समन्वय से काम करता है। तो ये सारा आर्टिकल जरूर ध्यान में रखिएगा। आज का टॉपिक था जो समाप्त होता है, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आप लोगों की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसे जरूर फॉलो कर लेंगे। ये है मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग को इस क्लास का नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग की क्लास कभी छूटेगी नहीं। और आप लोग शेयर कर देंगे तो ये क्लास और भी स्टूडेंटों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और
ये क्लास रोजाना सुबह होती है 10:30 बजे, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। और शाम, और अभी एक क्लास और मैं अनअकैडमी ऐप पे शुरू करने वाला हूँ, आप लोग एक बार सुन लीजिए। अनअकैडमी ऐप पे क्या, RS टीवी, राज्यसभा टीवी और LS टीवी, लोकसभा टीवी का एक डिबेट जो आता है, ठीक है, जो भी डिबेट आते हैं जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी और यूपीएससी मेंस के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है ये, और आप लोगों को निबंध में भी काम आएगा जीएस पेपर के साथ साथ। तो ये मैं डिबेट अगस्त से लेकर के शुरू करने वाला हूँ, अगस्त से लेकर के ये चलेगा। और अगस्त से मैं शुरू करूंगा, और अब तक जो लेटेस्ट आते गए हैं पढ़ने, हम लोग दो दो तीन तीन डिबेट के बारे में पढ़ेंगे आसानी से। तो ये क्लास में भी कल या परसों से शुरू होगी, तो उसका मैं लिंक आप लोग को अपने अनअकैडमी चैनल पे, अरे सॉरी, अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी लोग मुझे फॉलो कर लेंगे, अनअकैडमी स्वदीप कुमार, इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। सुदीप कुमार इस नाम से मैं मेरे टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग जरूर यहाँ पे मुझे फॉलो कर लेंगे। मैं इस क्लास का लिंक और इससे जुड़े हुए जो डिबेट का वीडियो का भी लिंक है वो भी मैं क्लास के बाद उस पर डाल दूंगा, और क्लास का PDF भी शेयर कर दूंगा। ये सारी चीजें तो आप लोग यहाँ से जरूर जुड़िए। और ये जो क्लास होगी यानी अकेडमी ऐप पे होगी, तो आज मैं इसका समय डिसाइड कर लूंगा कि कब होगी, ये मैं आप लोगों को जरूर, आप लोग यहाँ पे आके ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलते हैं फिर 10:30 बजे।